हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एचडी केमिस्ट्री में, जहां पर हम पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना। हमने कई सारे चीजें देखी थी जो कि वेव नेचर से एक्सप्लेन हो सकती थी, जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एक्सेट्रा। ये चीजें किससे एक्सप्लेन होती थी? ये चीजें एक्सप्लेन होती थी वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स या कुछ फिनोमिनन थे जो कि वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे, है ना। तो कुछ फिनोमिनन ऐसे थे जो वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें लाइट का पार्टिकल नेचर यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल नेचर कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो उनमें से एक ऐसा फिनोमिनन था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, तो एक फिनोमिनन उसमें से एक था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है उसको समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ब्लैक बॉडी क्या होता है। तो ब्लैक बॉडी क्या होता है? ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल बॉडी which can emit or absorb radiations of all frequencies। ऐसी बॉडी जो हर फ्रीक्वेंसी की लाइट को एमिट कर सके और एब्जॉर्ब कर सके उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। ठीक है, एंड द रेडिएशंस emitted by a black body is called black body radiation। जो रेडिएशन ब्लैक बॉडी द्वारा एमिट की जाती है उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, तो अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन को हम वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल नेचर कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको समझते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो भाई जो वेव नेचर था उसका कहना क्या था, है ना। वेव थ्योरी का कहना क्या था? मैक्सवेल्स थ्योरी, है ना। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी द एनर्जी ऑफ radiation depends on the intensity, है ना। द एनर्जी ऑफ द रेडिएशन डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी। तो भाई मैक्सवेल की वेव थ्योरी का कहना था कि जो भी रेडिएशन एमिट होती है, किसी बॉडी द्वारा एमिट होती है, उसकी एनर्जी किस पे डिपेंड करनी चाहिए? उसकी एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड करनी चाहिए। इसका मतलब इंटेंसिटी अगर हाई होगी तो एनर्जी हाई होगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी एनर्जी किस पे डिपेंड करनी चाहिए? एनर्जी ऑफ रेडिएशन डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी। ठीक बात, चलो ठीक बात है। तो मैक्सवेल का कहना यह था कि अगर ये बॉडी है, ये रेडिएशन एमिट कर रही है, ठीक है, रेडिएशन एमिट कर रही है इन फॉर्म ऑफ वेव रेडिएशन एमिट कर रही है, तो इसकी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इंटेंसिटी। इसका मतलब जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे, नंबर ऑफ वेव्स बढ़ाते जाएंगे, इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे, तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन उसका कहना था कि द energy of radiation will be independent of frequency और wavelength। उसका कहना था कि जो रेडिएशन एमिट हो रही है उसकी एनर्जी केवल इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, इसका मतलब
ये जो रेडिएशन एमिट हो रही है, अगर ये किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की एमिट हो रही है, तो अगर हम एनर्जी बढ़ाते भी हैं तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करता है। इसको समझो ध्यान से। जैसे कि एनर्जी एमिट हो रही है ना, अब मुझे एनर्जी बढ़ानी है, इसको मैंने और हीट कर दिया तो एनर्जी बढ़ जाएगी, तो एनर्जी बढ़ जाएगी तो ज्यादा एनर्जी वाली रेडिएशन एमिट होगी। अब ज्यादा एनर्जी वाली रेडिएशन एमिट हो रही है तो वो ये बोल रहा है कि इंटेंसिटी बढ़ गई है वेव की, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। समझ रहे हो? इसको मैंने और हीट कर दिया, और टेम्परेचर बढ़ा दिया, और हीट कर दिया इस बॉडी को, तो इस बॉडी को और हीट कर दिया तो ज्यादा एनर्जी एमिट करेगा। ज्यादा एनर्जी एमिट करेगा तो मैक्सवेल का कहना था कि ज्यादा एनर्जी इसलिए एमिट कर रहा है क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब अगर ये किसी पर्टिकुलर कलर की रेडिएशन एमिट कर रहा था तो उसी पर्टिकुलर कलर की रेडिएशन एमिट करता रहेगा, किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन ये एमिट कर रहा था तो उसी पर्टिकुलर रेडिएशन फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन ये एमिट कर देगा, बस इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर या हीट करने पर मैक्सवेल का कहना था कि यदि ये किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एमिट कर रहा है तो उसी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एमिट करेगा, बस इसकी क्या बढ़ जाएगी, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। मैक्सवेल का कहना यह था। लेकिन प्रैक्टिकली जब हमने देखा, तो जब हमने हॉट आयरन रॉड या आयरन रॉड को देखा, तो आयरन रॉड का जब हमने एग्जांपल लिया, तो आयरन रॉड को जब हम हीट करते हैं तो इनिशियली जब हम हीट करते हैं, व्हेन आयरन रॉड इज हीटेड, तो इनिशियली हमें दिखता है रेड कलर। जब हम हीट करते हैं, आप कभी देखना कि लोहे की रॉड को जब हीट किया जाता है तो इनिशियली जो कलर दिखता है हमें वो रेड कलर का दिखता है। ठीक है, फिर अगर हम और टेम्परेचर हाई करते हैं और टेम्परेचर रेज करते हैं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ये कलर चेंज हो जाता है टू द येलो। ठीक है, येलो कलर में चेंज हो जाता है। और ज्यादा आप टेम्परेचर रेज करते हो और हाई टेम्परेचर पे हीट करते हो तो ये कलर चेंज हो जाता है ब्लू कलर में। इसका मतलब ये है कि जब लोहे की रॉड को हीट किया जाता है तो इनिशियली रेड कलर ऑब्जर्व होता है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया जाए तो येलो कलर ऑब्जर्व होता है, और ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए तो ब्लू कलर एमिट होता है। जबकि मैक्सवेल का कहना क्या था? मैक्सवेल का कहना था कि अगर आप टेम्परेचर या हीट कर रहे हो और टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, केवल इंटेंसिटी चेंज होगी। तो फिर अलग अलग कलर क्यों दिख रहे हैं? अगर सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट ही एमिट हो रही है, हीट करने पर भी सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट हो रही है, तो अलग अलग कलर नहीं आने चाहिए। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, अलग अलग कलर आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही ना, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो वेवलेंथ चेंज होगी। तो डिफरेंट टेम्परेचर पे हीट करने पर जो आयरन रॉड जो एनर्जी एमिट करेगा वो डिपेंड कर रहा है ना वेवलेंथ पर। प्रैक्टिकली तो ये दिख रहा है। तो यहां पर मैक्सवेल की थ्योरी क्या हो गई? गलत हो गई। मैक्सवेल का कहना था कि एनर्जी ऑफ एमिटेड रेडिएशन डिपेंड्स ओनली ऑन द इंटेंसिटी, जबकि ऐसा नहीं है। वो किस पे डिपेंड कर रही है? वेवलेंथ पे भी डिपेंड कर रही है। एनर्जी ऑफ एमिटेड रेडिएशन किस पे डिपेंड कर रही है? वेवलेंथ पे भी डिपेंड कर रही है। जब रेड कलर एमिट हो रहा था तब किसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी? तो रेड कलर की मतलब रेड कलर वाले वेवलेंथ की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, इसलिए रेड कलर हमें दिख रहा था। हमें वही कलर दिखेगा ना जिसकी वेवलेंथ, जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, अब ये बहुत सारी वेवलेंथ की लाइट एमिट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें से कुछ वेवलेंथ होंगी जो रेड के करस्पॉन्डिंग होंगी, कुछ वेवलेंथ ब्लू के करस्पॉन्डिंग होंगी, कुछ ग्रीन के करस्पॉन्डिंग, कुछ येलो के करस्पॉन्डिंग। तो हमें कौन सा कलर ऑब्जर्व होगा? हमें वो कलर ऑब्जर्व होगा जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, मतलब जिसकी नंबर ऑफ रेज या नंबर ऑफ क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ एमिशन, नंबर ऑफ रेज एमिटेड ज्यादा होंगी। तो जिसकी नंबर ऑफ रेज एमिटेड ज्यादा होंगी उसका हमें कलर दिखेगा। तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रेड कलर की रेस ज्यादा एमिट हो रही थी, इसलिए हमें रेड कलर दिख रहा था। बाकी कलर्स भी एमिट हो रहे थे, बाकी रेडिएशंस भी एमिट हो रही थी, लेकिन रेड की इंटेंसिटी क्या थी? ज्यादा थी, इसलिए हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा था? रेड कलर ऑब्जर्व हो रहा था।
इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हमने जब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो येलो कलर की रेस ज्यादा एमिट हो रही थी, इसलिए हमें येलो कलर दिख रहा था। और जब हमने बहुत हाई टेम्परेचर कर दिया तो ब्लू कलर की रेस का एमिशन बढ़ गया था, इसलिए हमें ब्लू कलर दिख रहा था। जबकि मैक्सवेल का कहना था कि भाई फ्रीक्वेंसी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेवलेंथ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल इंटेंसिटी पे फर्क पड़ेगा। तो आपकी वही फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट होती रहेगी, बस हाई फ्रीक्वेंसी से, हाई इंटेंसिटी से एमिट होगी, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग तो कलर का कोई डिस्टिंग्विश ही नहीं था, कलर कोई चेंज ही नहीं होना चाहिए था। लेकिन यहां पर अलग अलग कलर दिख रहा है, इसका मतलब वेवलेंथ का कहीं ना कहीं रोल है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि इसको हमने एक ग्राफ से एक्सप्लेन किया, ग्राफ से इसको एक्सप्लेन किया गया। वो ग्राफ ऐसा था, वो ग्राफ ये बोलता था कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ। तो कुछ इस तरह से वो कर्व आया था, कुछ इस तरह से वो कर्व आया था। ठीक है, अब इस कर्व से क्या समझेंगे? देखो ये डिफरेंट वेवलेंथ्स है ना, डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं। ये वेवलेंथ है, यहां पर हम देखेंगे तो वेवलेंथ इस डायरेक्शन में बढ़ रही है। ठीक है, इस डायरेक्शन में वेवलेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और इंटेंसिटी है, तो ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 पे बना होगा, मान लो ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 पे ग्राफ बना है ना, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो हॉट बॉडी है ना, जैसे ये हॉट बॉडी है, इसका ग्राफ बनाइए, ये हॉट बॉडी T1 टेम्परेचर पे, तो ये डिफरेंट कलर की वेवलेंथ एमिट कर रहा है ना। ये कलर की वेवलेंथ भी एमिट कर रहा है, इसकी इंटेंसिटी ये है। ये कलर की वेवलेंथ भी एमिट कर रहा है, इसकी इंटेंसिटी ये है। ये कलर की वेवलेंथ भी एमिट कर रहा है, इसकी इंटेंसिटी ये है। ये कलर की वेवलेंथ भी एमिट कर रहा है, इसकी इंटेंसिटी ये है। ठीक है, ये कलर की वेवलेंथ भी एमिट कर रहा है, इसकी इंटेंसिटी ये है। ठीक है, ये कलर की वेवलेंथ भी एमिट कर रहा है, इसकी इंटेंसिटी ये है। ऐसा है, ठीक है। लेकिन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऐसी होगी, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऐसी होगी, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऐसी होगी जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऐसी होगी जिसकी इंटेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी, और उसको हम बोलेंगे लैम्डा ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर इंटेंसिटी ज्यादा होगी, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ वाले कलर की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तो वही कलर हमें ऑब्जर्व होगा। तो T1 टेम्परेचर पर ये मान लो रेड कलर की वेवलेंथ है, इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, तो हमें क्या दिख रहा था T1 टेम्परेचर पे? रेड कलर दिख रहा था। फिर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, है ना, टेम्परेचर इस तरह से इंक्रीज किया, टेम्परेचर कर दिया T2। अब हमें जो वेवलेंथ है, अब हमें जो वेवलेंथ है जिसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है, अब जो वेवलेंथ है जिसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है वो ये हो गई। अब ये वाली वेवलेंथ की इंटेंसिटी क्या हो गई? मैक्सिमम हो गई। मतलब अब ये वाला वेवलेंथ वाला कलर दिखेगा हमें। हमने टेम्परेचर और रेज कर दिया, मान लीजिए टेम्परेचर और रेज कर दिया, तो टेम्परेचर और रेज कर दिया तो इस तरह से ग्राफ आया था। तो हमें अब ये वाली वेवलेंथ की इंटेंसिटी क्या दिखेगी? मैक्सिमम दिखेगी। ये वाली वेवलेंथ की इंटेंसिटी क्या दिखेगी? मैक्सिमम दिखेगी। इसका मतलब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा हूं, T1 से T2 किया, T2 से T3 किया, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा हूं तो जिस वेवलेंथ की इंटेंसिटी ज्यादा है वो कौन सी वेवलेंथ होती जाएगी? शॉर्टर वेवलेंथ होती जाएगी। मतलब कि इसको ऐसे समझो कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा हूं तो वो वाली वेवलेंथ की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, जो वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी, है ना। जैसे जैसे इंटेंसिटी मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो हाईएस्ट इंटेंसिटी वाली वेवलेंथ क्या होती जाएगी? शॉर्टर होती जाएगी। यानी शॉर्टर वेवलेंथ की इंटेंसिटी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो शुरुआत में हमें रेड कलर दिख रहा था, शुरुआत में हमें रेड कलर दिख रहा था क्योंकि जो वेवलेंथ की इंटेंसिटी ज्यादा थी वो रेड के करस्पॉन्डिंग थी, इसलिए हमें शुरुआत में कौन सा कलर दिख रहा था? रेड कलर दिख रहा था। अब रेड की वेवलेंथ हाई होती है, आपको पता है, विबग्योर में विजिबल रेंज में रेड की वेवलेंथ सबसे हाई होती है। ठीक है, अब जैसे ही मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो जो हाईएस्ट इंटेंसिटी वाली वेवलेंथ थी वो क्या आ गई? पीछे शिफ्ट हो गई। यानी शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट की इंटेंसिटी क्या थी? ज्यादा थी। तो शॉर्टर वेवलेंथ, अब रेड से शॉर्टर वेवलेंथ किसकी होती है? रेड से शॉर्टर वेवलेंथ येलो की भी होती है, तो हमें येलो कलर दिखने लगा। ठीक है,
हमें कौन सा कलर दिखने लगा? येलो कलर दिखने लगा। जैसे ही मैंने और टेम्परेचर रेज किया तो जिसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम थी वो वेवलेंथ और पीछे शिफ्ट हो गई, तो हमें कौन सा कलर दिखने लगा? ब्लू कलर, यानी शॉर्टर वेवलेंथ वाला कलर दिखने लगा। तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा मुझे कौन सा कलर दिखता जाएगा? शॉर्टर वेवलेंथ वाला कलर दिखता जाएगा। और जितना टेम्परेचर कम होगा उतना हायर वेवलेंथ वाला कलर दिखेगा। ठीक है, जितना टेम्परेचर कम होगा उतना हायर वेवलेंथ वाला कलर या लॉन्गर वेवलेंथ वाला कलर दिखेगा, और जितना टेम्परेचर हाई होगा तब हमें शॉर्टर वेवलेंथ वाला कलर दिखेगा। इसका मतलब कलर अलग अलग हो रहा है तो वेवलेंथ तो चेंज हो रही है ना। वेवलेंथ चेंज हो रही है तो ये कंटिन्यूअस तो नहीं हो सकता, कंटिन्यूअस एमिशन ऑफ रेडिएशन नहीं हो सकता। तो इसको हमें कैसे कंसीडर करना पड़ेगा? डिस्क्रीट फॉर्म में एमिशन कंसीडर करना पड़ेगा। और जहां पर डिस्क्रीट फॉर्म आ जाता है वहीं पर आ जाता है पार्टिकल नेचर। जहां पर डिस्क्रीट फॉर्म आ जाता है वहीं पर क्या आ जाता है? पार्टिकल नेचर। अच्छा, इस ग्राफ से हम क्या समझ रहे हैं पहले वो लिख लेते हैं। इस ग्राफ से हम ये समझ रहे हैं, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस the intensity of shorter wavelength intensity of shorter wavelength is maximum। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इंटेंसिटी किसकी ज्यादा हो रही है? शॉर्टर वेवलेंथ की इंटेंसिटी बढ़ रही है ना, तो इंटेंसिटी ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ इज मैक्सिमम। ठीक है, तो शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट हमें दिखेगी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो ये ग्राफ ये चीज एक्सप्लेन करता है। तो ये चीज कंटिन्यूअस यानी कि वेव नेचर के अगेंस्ट है, वेव नेचर के अगेंस्ट है। तो ये किसको सपोर्ट करता है? पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है। तो यहां से आया पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो यहां से कंसीडर किया गया कि लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल नेचर भी होता है। ठीक है, वेव नेचर को भी सपोर्ट करने वाले एक्सपेरिमेंट थे। वेव नेचर को सपोर्ट करने वाले एक्सपेरिमेंट कौन से थे? आपके इंटरफ्रेंस के, डिफ्रैक्शन के। ठीक है, इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन ये दो एक्सपेरिमेंट थे जो वेव नेचर को सपोर्ट करते थे। लेकिन ये फिनोमिना ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये किसको सपोर्ट कर रहा है? पार्टिकल नेचर को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर जंग छिड़ गई ना कि भाई क्या नेचर कंसीडर करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर कंसीडर करें या पार्टिकल नेचर कंसीडर करें। तो भाई जो एक्सपेरिमेंट वेव नेचर से एक्सप्लेन हो रहे थे वो वेव नेचर से एक्सप्लेन कर दिए गए, और जो एक्सपेरिमेंट पार्टिकल नेचर से हो रहे थे वो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर दिए गए। बाद में ये कंसीडर किया गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी लाइट का डुअल नेचर होता है, वो बात की बात है। ठीक है, अभी हमें समझना है पार्टिकल नेचर, तो हम पार्टिकल नेचर पे कंसंट्रेट करते हैं। तो यहां से ये समझ में आया कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट ज्यादा एमिट होगी। शॉर्टर वेवलेंथ यानी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? हाई फ्रीक्वेंसी। शॉर्टर वेवलेंथ बोलोगे तो वहां पर फ्रीक्वेंसी क्या हो जानी चाहिए? हाई फ्रीक्वेंसी। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो शॉर्टर वेवलेंथ यानी हायर फ्रीक्वेंसी की लाइट ज्यादा एमिट होगी। भाई वेवलेंथ कम तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, ये तो पढ़ा था ना हमने। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। तो हम बात कर रहे थे पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। ठीक है, अब इसको सपोर्ट करने के लिए कौन सी थ्योरी आई? तो इसको सपोर्ट करने के लिए आई प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग Planck suggested that he suggested that when an atom or a molecule emits or absorbs energy, he suggested that an atom, he suggested that an atom or a molecule emits or absorbs energy in discrete form. Discrete form मतलब not in a continuous form, it absorbs or emit energy in discrete form. In discrete form मतलब छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा, है ना, in discrete forms. ठीक है, it means energy is absorbed or emitted
in form of small packets of in form of small packets, है ना। तो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या एमिट होगी, ठीक है। और जो स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी था, द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम। स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम। सबसे छोटा एनर्जी का पैकेट जो रहेगा वो क्या कहलाएगा? क्वांटम कहलाएगा, ठीक है। तो इन्होंने एनर्जी को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर दिया, और छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर दिया, सबसे छोटे पैकेट को क्या बोल दिया? क्वांटम बोल दिया। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जब भी कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी या एटम या मॉलिक्यूल एनर्जी एमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, तो वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा। कंटिन्यूअस फॉर्म में एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब नहीं करेगा, डिस्क्रीट फॉर्म में एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि सबसे जो छोटा पैकेट है क्वांटम, उसकी एनर्जी क्या होती है, उसकी एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ क्वांटम, तो प्लैंक्स ने कहा कि एनर्जी ऑफ क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। जिस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एमिट हो रही है उसकी एनर्जी उसके प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। जिस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एमिट हो रही है उसकी एनर्जी उसके प्रोपोर्शनल होगी। प्रोपोर्शनल साइन हटा देंगे तो एक कांस्टेंट आएगा h न्यू। हियर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, और h की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ठीक है। यूनिट होती है जूल इंटू सेकेंड। चलिए ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपको पता है हम फ्रीक्वेंसी को c/λ भी लिखते थे, तो यहां से एनर्जी क्या हो जाएगी? एनर्जी हो जाएगी hc/λ भी हो जाएगी एनर्जी। तो एनर्जी के दो फॉर्मूले आ गए। एनर्जी ऑफ ए क्वांटम इज E = h न्यू और E = hc/λ, ठीक है। एनर्जी के दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने, E = h न्यू और E = hc/λ। अब बात करते हैं एनर्जी ऑफ n क्वांटा, यानी कि n नंबर ऑफ क्वांटम्स की एनर्जी क्या होगी? तो एनर्जी ऑफ n क्वांटा होगी ENH न्यू, और एनर्जी हो सकती है Nhc/λ, ठीक है। E = NH न्यू और Nhc/λ, ठीक है। तो एनर्जी n क्वांटम की हम कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ क्वांटम से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक क्वांटम की एनर्जी कितनी है? h न्यू। तो अगर उस रेडिएशन के, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन के n क्वांटा हुए, तो n क्वांटा हुए तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? NH न्यू हो जाएगी, ठीक है। जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एमिट हो रही है, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की अगर रेडिएशन के n क्वांटा हुए तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? NH न्यू हो जाएगी या Nhc/λ हो जाएगी, ठीक है। तो ये थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। होप आपको ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी समझ में आई होगी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझ में आया होगा, ठीक है। तो हमको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना उन चीजों के, बस हमको ये पता होना चाहिए कि वेव नेचर को कौन सी थ्योरी सपोर्ट कर रही थी और पार्टिकल नेचर को कौन सी थ्योरी सपोर्ट कर रही है। कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं या फिनोमिनन्स हैं जिनको वेव नेचर सपोर्ट करता है, और कौन से ऐसे फिनोमिनन हैं जो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन किए जाते हैं। हमको बस इतना आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो होप आपको आज के लेक्चर में ही समझ में आया होगा, और आगे का हम अगली क्लास में पढ़ते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।